2600 किलोमीटर 43 डेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपकी टीम के नाम है। इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतना जज्बा कहाँ से आया और कैसे कंप्लीट किया? आपने गंगा की जर्नी जी है, उसके ओरिजिन से लेके उसके कल्मिनेशन तक। आप हमें बोलेंगे गंगा तैरनी है पूरी, किसी ने नहीं किया, हम करके दिखाएंगे। ये कैंपेन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ओरिजिन ऑफ गंगा, जहाँ से गंगा शुरू होती है, माँ गंगा, वहाँ से स्टार्ट किया था। हमारे सामने ही वो गड़िया लाया और पूरी की पूरी भैंस को पानी के अंदर। अच्छा, आपकी जगह भैंस को उठा के ले गया। हमारी बॉडी से स्किन पील ऑफ हो जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड वाली क्या कहानी है? वो आम थे, नक्सलाइट थे, वो आए और उन्होंने हमें पूरे कपड़े उन्होंने उतार दिए हमारे, पूरा हमें चेक किया और हमें उन्होंने छोड़ दिया। जो भी हमारे पास खाना था और कुछ पैसे थे हमने उनको ऑफर किए। मगरमच्छ से सामना हुआ तो हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन था, अगर आपके पैर, हाथ या किसी भी चीज़ को उसने पकड़ लिया है तो वो चीज़ काटनी है, उसको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, उसकी गर्दन भी काट देंगे फिर? क्लॉ होता है, उसका क्लॉ होता है, वो एक बार क्लॉ पकड़ लिया उसने तो वो वहीं पर अटक जाएगा। तो गंगा की खुद की डॉल्फिन्स हैं जो उनको प्रिजर्व करा जाता है। और कुछ भूत प्रेतों से भी सामना हुआ था आपका? आप देखेंगे काफ़ी भूत प्रेत और इन सब के जो भी उपचार या विचार हो सकते हैं वो गंगा के किनारे काफ़ी होते हैं। खासकर सांप वगैरह, ये हमने वाइल्ड लाइफ है ज़्यादा देखी जब हम लोगों ने कोलकाता वाले रीजन में पहुंच गए। और उनके जितने भी अड्डे थे उसको भी तहस नहस कर दिया। वो हमारा काम था, हमें जो टारगेट मिलेगा हम पहले भी करते हुए आए हैं, हमने इस बार भी किया है। एंड मैं अपने देशवासियों को अश्योर करना चाहता हूँ हम फ्यूचर में भी करते हैं। 2015 में मैंने ये गंगा आह्वान किया था। 2018 में मैंने फिर एक और चैलेंज लिया, अल्ट्रा मैराथन करूँगा। खरदुंगला चैलेंज कहते हैं इसको। फुल बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम है कि नॉर्मल इंसान को, जब डॉक्टर आप जाते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा वॉक मत करना, बिकॉज उससे ज़्यादा वॉक करोगे तो मेडिकल इमरजेंसी है, फिर आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। स्वाम, वो एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स जाते हैं, तो हाउ डू दे डिसेबल द लैंड और द टारगेट? तो आप इनमें से किसी एक को भी गिरा देंगे, इनका काम खत्म नहीं होता। ये बाकियों का टास्क अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर ये अपने मिशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमें बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई और जब हम टेंट से बाहर निकले, पूरा का पूरा टेंट नदी के किनारे पे था बिल्कुल वो, एंड वो बहुत तेज चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो सर, ये ले जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रियल वॉरियर के इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं विंग कमांडर डॉक्टर मनोज कुमार, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है गंगा आह्वान में 2600 किलोमीटर की दूरी 43 दिनों में तैर के पूरा किया। इसके साथ ही अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया हुआ है और वायुसेना में काम करने के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। आज इनसे बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी, गलवान, बालाकोट और ऑफ सिंधु के ऊपर। Wing Commander Manoj is a true soldier by heart. He has served Indian Air Force with pride and dedication for 15 years and he continues to do so in his civil endeavor as well. Today we will be hearing from the horse's mouth the future of drone technology in India, what India is doing now and what is the future for the drone as far as the military use case and civilian usage is concerned. So ladies and gentlemen, let us hear from the horse's mouth itself and welcome Dr. Manoj. डॉक्टर मनोज, आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से हैं। वायुसेना में कैसे आए और आपका सफ़र कैसा रहा? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि से हूँ। मैं वायुसेना में आया कैसे, इसके भी पीछे एक कहानी है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपनी एजुकेशन मथुरा में ही कॉलेज से करी है एंड मैंने अपनी डिग्री वहाँ से ग्रांट करी। उसके बाद हमारा कॉलेज अच्छा पढ़ाई में भी था, बाकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे था। वहाँ से फिर मेरा एक कोर कंपनी, इलेक्ट्रिकल कंपनी में चयन हो गया था एंड फिर मैं एक लॉयड करके, एक लॉयड कंपनी है, उसमें मैंने कुछ दिन सेवा करी और कंपनी में इलेक्ट्रिकल का ही काम था, रिलेटेड वही काम किया। इन बिटवीन मैंने एक ही बार एसएसबी दिया है अपनी ज़िंदगी में, वो भी इंडियन एयरफोर्स का, और उसी में एक बार हो गया था मेरा। सो मैं रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन फंक्शन में था उस कंपनी में। मुझे वहीं रेलवे लाइन के ऊपर ही कॉल आया था कि ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया एंड अभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो वो मेरे लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था, बिकॉज
हमेशा से दिल में रहता ही है कि अगर आप कुछ कर सको तो देश के लिए कुछ कर सको। सब लोग कर रहे हैं, जो आप लोग या कोई भी नेशन बिल्डिंग एवरीबडीज जॉब, बट डायरेक्टली अगर आप कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। तो वहाँ से देन फिर मैं एयरफोर्स में आ गया और फिर एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन कर लिया। That's great, Dr. Manoj. And your journey in Indian Air Force is also quite adventurous. What we were speaking backstage. Can you throw us some light about your journey in Indian Air Force so far? एयरफोर्स जर्नी ऑल्सो सिंस मेरे हमेशा दिल में था कि मैं कुछ अलग करूं, हटके करूं, एंड अपने आप को चैलेंज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक इंसान को हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन लर्निंग कर्व एंड इफ़ यू आर एवरी डे अपडेटिंग योर सेल्फ, आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे कॉल इट, दैट अडेप्टेशन होना चाहिए आपका। डार्विन की भी यही थ्योरी है। तो मैंने वही उसी एंगल में लिया। तो इनिशियली मेरी पोस्टिंग फील्ड यूनिट में थी, रिमोट एरियाज़ में थी, राजस्थान सेक्टर में। यूनिट का नाम नहीं लूँगा मैं, बट वहाँ पे मैंने ऑपरेशंस में काम किया। तो मेरा दिन प्रतिदिन मेरा पूरा दिन भर का काम ऑपरेशन रिलेटेड था, जहाँ पे हम लोग युद्ध के लिए तैयारी करना पीस टाइम में, सो डैट ट्रेनिंग करते रहते थे हम लोग। उसके बाद स्लोली देन फिर मैं आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव में चला गया। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग करी एंड फिर मैंने पैन एयरफोर्स, पूरी भारतीय वायुसेना का आर्म्स एक्सप्लोजिव देखा। गोला बारूद के बारे में मैंने काम किया, जानकारी ली और अनेबल किया एयरफोर्स को जितना मैं कर सकता था। उसके बाद स्लोली देन फिर मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट या फिर बड़ी जो जहाज़ है हमारे, जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसको C-17 कहते हैं, ग्लो मास्टर, आपने देखा होगा। जहाँ भी कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ होती है या फिर जब भी देश को रिक्वायरमेंट है हैवी लिफ्ट की, वो जहाज़ जाता है। देश में भी जाता है, देश के बाहर भी जाता है। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि मुझे वहाँ मौका मिला काम करने के लिए। और हम छोटे मोटे काम नहीं, काफ़ी हम लोगों ने सीक्रेट काम भी किए वहाँ पे, टॉप सीक्रेट मिशंस भी हैंडल किए। What I can understand, you were directly involved with the induction phase of C-17. I would say induction से important, I was involved into induction and making that platform operational for Indian Air Force. So that is the whole gamut. Getting a bigger aircraft from a foreign country, especially from the American, because before that I think we were much into, हम रशिया से सब सामान खरीदते थे। हमारी जो सारी फ्लीट थी, Mi-17, MiG-21 सारी रशिया से थी। तो वो फिलॉसफी, वो माइंडसेट चेंज करना, एक रशियन से अमेरिकन माइंडसेट में आना और फिर उसको देश के काम आ सके इन ए वेरी लिमिटेड टाइम, उसमें जो चैलेंजेस थे, उसमें जो सीखने को मिला, उसमें जो एक काम करके आपको एक जो सुकून मिलता है, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। I'd like to ask one question. Was this the shift in the political stance or you went exactly by the product? कि product अच्छा होगा, country कोई भी हो? ये आपका जो सवाल है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फॉर ए सोल्जर टू रिप्लाई, बिकॉज पॉलिटिक्स और जो नेशन विल है वो अलग है। हमारा काम भारतीय वायुसेना में या किसी भी सोल्जर का बड़ा ही सीमित है कि हमें जो आदेश मिला है, हमें जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसको हम करके दें। सरकार ने या फिर एयरफोर्स, आर्म फोर्स ने डिसाइड किया है कि हमें एक अमेरिकन हैवी लिफ्ट जहाज़ चाहिए। हमारा काम है उस जहाज़ को देश में लेके आना, उस जहाज़ को ऐसा बनाना, इस लेवल पे लेके जाना कि जो उसकी कैपेबिलिटी है हम उसको भी ब्रीच करें। वो हम लोगों ने किया। हमने लद्दाख में भी ऑपरेशंस किए। हमने ऐसी जगह उसको लैंड किया जहाँ वर्ल्ड में नहीं होता है वो लैंड। उसकी जो भी अपर लिमिट्स थे, इंक्लूडिंग द हैंडलिंग ऑफ कार्गो, और जिस टाइप का कार्गो उसके अंदर ले जा सकते हैं, हमने उसके अंदर गोला बारूद लेके गए, हमने उसके अंदर बड़े बड़े जहाज़ लेके गए अनफोल्ड करके। सो जो भी उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है वो हमारा काम था, हमारा वही फोकस था और हम वही करते हैं भारतीय वायुसेना के अंदर। Exploited the platform to the best use. यही हमारा काम है। हमने रफेल के साथ भी यही किया, C-17 के साथ भी यही किया, और अपाचे करके एक जहाज़ है, अटैक हेलीकॉप्टर है, उसके साथ भी हमने किया। So both were Americans, both were from the Boeing fleet. क्या हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं? अभी आप देख सकते हैं ट्रम्प साहब का मिजाज कभी भी घूम जाता है, तो अमेरिकन किसी के दोस्त नहीं रहे हैं, और रसिया हमारा नेचुरल एलाई है, हर समय हमारे काम आता है। तो शिफ्टिंग टू अमेरिकन वारफेयर आप कहाँ तक उचित मानते हैं? मेरा इस पे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बिकॉज मेरा काफ़ी काम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पे रहा है। मेरे को लगता है, एंड आई थिंक द करंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो बिलीव कि कोई किसी का काम नहीं देता।
आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी ऑन रशिया, डिपेंडेंसी ऑन अमेरिका, डिपेंडेंसी ऑन चाइना और एनी यूरोपियन कंट्री विल नॉट सर्व एनी पर्पस टू यू। आपको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, आपको अपने युद्ध के जो भी आपके हथियार हैं देश में बनाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। और इसका दूसरा एक पहलू ये है कि ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। उस समय पे मेरे साथ कौन खड़ा है, उस सिनेरियो में कौन मेरे साथ मेरे देश के लिए काम दे पा रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। And very rightly said, Dr. Manoj. In fact, end of the day, the bottom line should be the taxpayers' money. Every penny of the taxpayers' money should be utilized to the best for the use of the nation building and all. बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ, और दैट शुड बी द केस बिकॉज एवरीबडी इन दिस कंट्री इज़ अकाउंटेबल। दैट्स वाई वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एंड इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी भारतीय वायुसेना या हमारी आर्म फोर्सेस जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जो भी कंट्री के साथ हमें इंगेजमेंट का मौका मिलेगा, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और अपने देश के लिए बेहतर काम करेंगे। डॉक्टर मनोज, आप लॉजिस्टिक प्रोक्योरमेंट में रहे हैं, और मेरा एक सवाल होगा आपसे कि क्या भारत आर्म्स सप्लाई में दुनिया के अग्रणी कंट्री में कब तक हो जाएगा, और हम कब आत्मनिर्भर हो जाएंगे आर्म्स के ऊपर? बहुत ही डिटेल एंड बहुत ही निजी सवाल है मेरे से, बिकॉज मेरा काफ़ी काम इसमें रहा है। पिछले एक दशक से मैं इसी एंगल में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय वायुसेना ने मुझे काफ़ी चीज़ में सपोर्ट किया है, एंड मैं खुद कैंपेनर हूँ कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ये जो सवाल है आपका, इट विल टेक टाइम। हम एक टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं जो देश में बनना है, एंड पिछले 15 सालों में देश ने काफ़ी आगे इस चीज़ में बढ़ गए हैं हम लोग। एंड आप देख सकते हैं कि ब्रह्मोस हो गए और बाकी स्मॉल आर्म्स मिशन हो गए, अदर प्लेटफॉर्म, हेलीकॉप्टर ऑल्सो, हम बाकी देशों में अभी निर्यात करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। एटलीस्ट देयर इज अ हेडवे, मतलब हम उस दिशा में चल तो रहे हैं। आई वुड नॉट से हेडवे, देयर इज अ गुड वे। We are moving in a very right direction, and you will surprised to know with the current government push and this initiative आपको ग्राउंड लेवल पे, धरातल लेवल पे पता चलेगा। बिकॉज पिछले 6 साल से मैं इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। इससे पहले इंडस्ट्री के साथ काम करना इतनी क्लोजली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए या फिर मिलिट्री के लिए तो पॉसिबल नहीं था। मैंने देखा है उसके पहले भी दशक पूरा पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट ने काफ़ी खोल दिया चीज़। वर्ल्ड वाइड आकाश और ब्रह्मोस की बहुत डिमांड है, इस पे आपका क्या विचार है? आई थिंक लोग उसी चीज़ को खरीदते हैं, उसी चीज़ को विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं। तो आई थिंक प्रूवन है, आई थिंक, एंड हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारा आई वुड नॉट से एडवर्सरी तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा उस देश के लिए, बट हमारा जो एक पड़ोसी देश कह लेंगे उसे हमें उसको शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम अपने इन प्लेटफॉर्म्स को या इन हथियारों को इस्तेमाल करके विश्व को दिखा सकें कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, एंड ये जो हमारे वेपन हैं ये वर्ल्ड क्लास हैं। और अचूक निशाने भी लगे। ये मैं आपको बहुत ही क्लोज क्वार्टर से बता सकता हूँ। अचूक निशाने छोड़िए कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव कुछ घंटों में ख़त्म कर दिया, एंड ये बहुत ही मेरे क्लोज हैं। बिकॉज एज ए कंट्री हमें एक इकोनॉमिक पावर बनना है, हमें एक मिलिट्री पावर भी बनना है। सो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। युद्ध को लंबा खींच के किसी भी देश को आज तक फ़ायदा नहीं हुआ, ना यूक्रेन को हुआ, ना इज़राइल को हुआ। इंडिया ने बहुत ही, भारत ने, हमारे देश ने बहुत ही प्रिसाइज पिन पॉइंटेड टेररिस्ट अटैक्स किए, उन पर अटैक करवाया और अपने देश को वॉर में जाने से ही रोक डाला, अपना काम किया और हम वापस आ गए। और उनके जितने भी अड्डे थे उसको भी तहस नहस कर दिया। वो हमारा काम था। हमें जो टारगेट मिलेगा हम पहले भी करते हुए हैं, हमने इस बार भी किया है, एंड मैं अपने देशवासियों को अश्योर करना चाहता हूँ हम फ्यूचर में भी करते रहेंगे। राइटली सेड, आप ऑप सिंदूर की बात कर रहे हैं, विच विल कम मोर इलेबोरेटली इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। हम वापस आते हैं आपके यूनिफॉर्म डेज पे, ठीक है। आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोइंग के साथ, 2 मेजर फ्लीट्स आपने इंडक्शन में, आपका काफ़ी योगदान रहा है। तो इट्स नॉट ओनली प्रोफेशन, आपका एक मल्टी फैसेट भी रहा है इन योर ड्यूरिंग अ सर्विस कैरियर। तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, हाउ एडवेंचर chose you or how you chose adventure? I think armed forces are
फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आपको वो अपने जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको तो ग्रो करने का आपको मौका बहुत मिलता है, एंड मुझे भी मिला इन डिफरेंट फैसेट। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अलग अलग चीज़ें करने के। एक बहुत बड़ा पहलू और एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आपको ग्रो करने का मौका मिलता है एडवेंचर का। थोड़ा टफ है, बट अगर आप उस चीज़ के पीछे हैं और आपको करना है तो बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत था, लकी कहूँगा अपने आप को, डैट मैंने कुछ 3-4 ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ किए जो आपको नॉर्मल गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, जिसमें एक था गंगा आह्वान करके। डॉक्टर मनोज यहाँ रुकेंगे। 2600 किलोमीटर 43 डेज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड आपकी टीम के नाम है। इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतना जज्बा ये कहाँ से आया और कैसे कंप्लीट किया? आई थिंक इसका जवाब पूरा का पूरा मैं अपनी भारतीय वायुसेना या फिर आर्म फोर्सेस को दे पाऊँगा। जिस टाइप की हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिस टाइप की हमें जिम्मेदारी दी जाती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, हमें जो भी टारगेट मिलेगा, आप हमें बोलेंगे गंगा तैरनी है पूरी, किसी ने नहीं किया, हम करके दिखाएंगे। चाहे उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े, तो हमारे लिए मिशन ड्रिवन हो जाता है, कुछ भी काम हम करेंगे। डॉक्टर मनोज, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, ये मिशन नमामि गंगे शुरू कहाँ से हुआ? मिशन का नाम था गंगा आह्वान। सॉरी, हम लोग कर क्या रहे थे, हमें एयरफोर्स के एक विंग कमांडर साहब थे, उस टाइम हम फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उस टाइम विंग कमांडर साहब थे, तो उनने मिनिस्ट्री के साथ या भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक प्रोग्राम सोचा कि हम एक देशव्यापी एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम लोग सोशल कॉज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम नमामि गंगे को एक हमारा कैंपेन रहेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करेंगे हम लोग, एंड इसको हम एक सोशल कॉज के थ्रू करेंगे। एक किस सन की बात? हाँ करेक्ट, किस सन की बात? ये 2015 की बात है। 2015 में ये एक्सपीडिशन हुआ था जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। तो तीनों सेनाओं से 9 लोगों ने चयनित किए गए थे। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे उस टीम में भाग मिलने का मौका मिला, बिकॉज ये जो कैंपेन था ये नेशनल लेवल पे था। तो इसको कैंपेन को ऑनरेबल नाउ लेट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था। एंड फ्लैग इन हमारे अगेन बहुत ही बड़े रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी, उन्होंने इसको फ्लैग इन किया था। हमने 2600 किलोमीटर लगातार 43 डेज़ में कंप्लीट किया इस मिशन को सक्सेसफुली। और हमने बताया पूरे विश्व को कि हमारी एक गंगा रिवर है जो हमारी लाइफलाइन है, एंड वो इतनी निर्मल शीतल, और हमारी देश की सरकार उसके पीछे इतना ध्यान दे रही है थ्रू वेरियस कैंपेन। सो वो हमने करके। तो बेसिकली ये टाइम उस समय जब नई गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा थर्स्ट दिया था टुवर्ड्स द रिवर क्लीनिंग एंड ऑल, तो मे बी उस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए आर्म फोर्सेस को एज ए रोल मॉडल देखा गया, हु कैन प्रोपागेट एंड पब्लिसाइज मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिवर। ये कैंपेन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब विच प्लेस फ्रॉम? आई थिंक जब भी कोई नया काम करना होता है देश में, सरकार हमेशा भारतीय सेना की तरफ ही देखती है, तो शायद नो फेल गैम्बल, दे नो इनको कुछ काम दे देंगे तो ये कर डालेंगे। एंड ये लोग ऐसे हैं, ट्रेंड हैं, और इनके प्रति, देश के प्रति इनका जो नज़रिया है वो कुछ अलग ही लेवल का है। सो यही कैंपेन 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक देवप्रयाग करके जगह है, ओरिजिन ऑफ गंगा, जहाँ से गंगा शुरू होती है, माँ गंगा, वहाँ से स्टार्ट किया था। बहुत ही टफ था जब स्टार्ट किया था, तो इट वाज अक्टूबर। तो आपको देवप्रयाग से लेकर के ऑल अलोंग दी रिवर फ्लो कहाँ तक जाना था? ज़्यादा सोचना नहीं था, गंगा जहाँ से पैदा होती है और गंगा जहाँ पे जाके समुद्र में मिल जाती है, इतना ही वहाँ तक जाना था। ज़्यादा मुझे भी ऐसे उठाया गया था, मैं उठाया कहूँगा, बिकॉज मुझे ओवरनाइट एयरलिफ्ट किया गया था फॉर दिस प्रोग्राम कि आप आइए, बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा समय दे देते हो सोचने का, फौज में कहते हैं, तो ज़्यादा लोग सोचने लग जाते हैं। सो ओवरनाइट में पहुँचा था, 4 बजे मैं पहुँचा था ऋषिकेश अपना देवप्रयाग, और 5:30 बजे मैं पानी में चला गया था। और पानी -डिग्री में था उस टाइम, इतना ठंडा पानी होता है, एंड उसमें आपको स्विम करना है। रैपिड्स आर फिनोमिनली वेरी हाई, एंड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दोज रॉक्स एंड रैपिड्स इज़ अ टीडियस टास्क। यू हैड बीन स्विमर बिफोर? यस, डेफिनेटली। आर्म फोर्सेस बहुत ही प्रोफेशनल इन सब चीज़ों के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है या मिशन ऐसा हो, अनट्रेन बंदों को नहीं भेजा जाता है।
सो मैंने कुछ ओपन वाटर स्विमिंग पहले भी कर रखी थी, राफ्टिंग कर रखी थी, सिमिलर डोमेन में गंगोत्री में ही कर रखी थी मैंने, ऋषिकेश में एरिया में। सो ऐसे लोगों को नहीं भेजा जाता है ऐसे मिशंस पे जिसमें जो नौसिखिए हैं जिन्होंने एक्सपोजर नहीं है, तो मैंने कर रखा है। एक हमें डाउट है, ओपन वाटर स्विमिंग एंड क्लोज वाटर स्विमिंग क्या है डिफरेंस, आप बताएंगे? अच्छा, ओके। ओपन वाटर का मतलब होता है कि जो पानी किसी बाउंड्री से नहीं है, पानी बह रहा है, पानी किसी भी एक एनक्लोज नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, तो दे आर नॉट एनक्लोज्ड, दे आर मूविंग, राइट। क्लोज वाटर होता है बेसिकली आप स्विमिंग पूल में कर रहे हैं, जो आप जो ओलंपिक्स वगैरह होता है, दिस आर क्लोज वाटर विच इज़ अंडर अ पर्टिकुलर बाउंड्री। सो सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं। सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कोई आपको देख रहा है तो आपको पता है कितनी हाइट है, विड्थ है, कितना डिस्टेंस है। जैसे मैंने अपना आयरन मैन में किया था, तो मैंने जो मैक्सिमम टाइम पूरी स्विमिंग की थी वो मैंने प्रैक्टिस अपनी क्लोज वाटर में की थी। बट जो ओपन वाटर होते हैं उसके चैलेंजेस अलग हो जाते हैं। करंटली इन इंडिया ओपन वाटर स्विमिंग करना इज़ नॉट अलाउड लीगली, इट इज़ इलीगल टू स्विम इन ओपन वाटर। गवर्नमेंट परमिशन ली गई थी, कैसे आप लोगों ने शुरू किया और इसमें क्या क्या जोखिम आया आपके पूरे इस 43 दिनों के सफ़र में? जोखिम ही जोखिम थे, बिकॉज इससे पहले किसी ने किया नहीं था, पहली बार कोई करने जा रहा था। स्टार्टिंग में जोखिम था कि रैपिड्स इतने ज़्यादा थे जिसमें आपको क्षति होने का या आपके शरीर को। रैपिड को डिफाइन करिए। रैपिड बेसिकली जब जो बहाव होता है पानी का, लहरें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो नदी है या फिर जो पहाड़ हैं वो ऊपर रहते हैं, फिर सरातल धीरे धीरे नीचे आता है, तो ऐसे इंक्लिनेशन रहता है। तो पानी का रैपिड इतना है तो उसकी भी ग्रेडिंग होती है, 11 लेवल तक जाती है वो, तो वो इतना डेंजरस हो जाता है। इसमें स्विमिंग करना से बेटर आप फ्लोट करते हो प्रैक्टिकली, एंड अपने आप को, आपका मेन काम रहता है कि आप किसी चट्टान से, किसी पत्थर से ना टकराओ। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दैट केस। तो ये बहुत हाई होगा क्लोजर टू देहरादून एंड ऋषिकेश। ऋषिकेश में काफ़ी रहता है, जब तक पहला डैम नहीं आता है उससे पहले फ्लो बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो जैसे ही डैम आ जाता है उसके बाद फ्लो थोड़ा तो आपने कितने स्टेट से गुजरा आपका ये मिशन? जहाँ जहाँ गंगा जाती है हम पूरी गंगा के साथ स्टार्ट कीजिए ऊपर से। गंगा के साथ ही रहे। स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टेट विद उत्तराखंड में रहता है पहले, ऋषिकेश वगैरह में। उसके बाद देन यू एंटर यूपी पे एंटर करने के बाद देन यू फर्दर गो टू अ बिट ऑफ झारखंड, सम पार्ट ऑफ बिहार ऑल्सो, एंड फाइनली देन यू एंटर इनटू वेस्ट बंगाल एंड फाइनली बे ऑफ बंगाल। देन फाइनली बे ऑफ बंगाल में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गंगा सागर। उसके आगे फेजरगंज घाट है, अब वहाँ तक हम लोग गए थे। अच्छा, इसमें क्या आप लोगों का कहीं स्वागत भी होता था कि आप पहुंच रहे हैं, पहले से जानकारी हो, इस तरह का कुछ मिला आपको? हमारे 2 टाइप के स्वागत होते थे। एक तो हमारा स्वागत होता था, हमें कोई घड़ियाल मिल गया, कोई हमें मगरमच्छ मिल गया, कभी नक्सलाइट्स मिल गए हमें, या फिर हमें कुछ लाशें मिल गई। ओके। छोटे छोटे बच्चों की भ्रूण हत्या एक फैक्टर है, वो होता है, वहाँ मिल गया हमें, वो मिल गया। तो ऐसा स्वागत हमारा बहुत ही ज़्यादा होता था। एक स्वागत दूसरा भी होता था जो सरकार करती थी या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन करता था। जब भी हम किसी मेजर या प्रोमिनेंट जगह पे हम पहुंचते थे, लेट्स से हम लखनऊ पहुंच गए या फिर हम वाराणसी पहुंच गए, तो ऐसी जगहों पे भी हम क्या हरिद्वार पहुंच गए? हरिद्वार पहुंच गए, वहाँ पे हमने गंगा आरती भी की थी। तो ये सब भी दोनों तरीके से स्वागत होता था। कानपुर में कैसा स्वागत हुआ आपका? कानपुर में भी अच्छा स्वागत था। कानपुर गंगा थोड़ा सा उस एरिया में भी पॉल्यूशन का एक एंगल है, काफ़ी सुधर गया है अब। सरकार ने काफ़ी काम किया उस पर, करंट गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी हद तक काम किया है। इट्स अ वेरी लार्जर एस्पेक्ट, बट वहाँ पे भी काफ़ी चैलेंज थे। हमारी शरीर के काफ़ी खाले निकली उसमें, हमारी बॉडी से स्किन पील ऑफ हो जाती थी बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड सनबर्न ऑल्सो। रिवर और स्पेशली गंगा हमारे हिंदू शैली का एक बहुत बड़ा एक अंग है। हम कहते हैं कि एक बार गंगा नहाना हर पर्याय में यूज़ करते हैं। आपने गंगा की जर्नी जी है, उसके ओरिजिन से लेके उसके कल्मिनेशन तक, और आपने गंगा की हर फेज़ देखी है जिसके साथ ज़िंदगी जुड़ी हुई है हर किसी की। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन, हाउ चेंज्ड एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर? मुझे लगता है एक तो हम जब उसको कर रहे थे, एक काफ़ी डिवाइन फीलिंग है। आई थिंक बड़े बड़े उद्योगपति, मार्क जकरबर्ग, एप्पल के सीईओ थे, वो भी हमारे देश में आए। उन्हें भी गंगा के आसपास ही आके थोड़ा सा समझ आई कि एक बिज़नेस होता है एक मानवता के लिए काम करना।
बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि गंगा के पास ही गए। तो जब हम ये कर रहे थे तो एक अंदर से अलग ही फीलिंग थी। एंड हमें बीच में लोग, बिकॉज काफ़ी लंबा कैंपेन था, लोग हमें फॉलो भी कर रहे थे, तो हमें गंगा पुत्र भी लोग कहने लगे थे। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमें उस टाइम रोना आ गया था कि एक मतलब गंगा के किनारे काफ़ी कुछ है, इज़ अ फुल ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअली माँ गंगा काफ़ी शहरों को चला रही है, ओरिजिनेट वहीं से हुआ है सब कुछ। तो हमें एक विधवा जो होती है हमारी, उनका भी एक छोटे छोटे से आश्रम्स होते हैं, वो आश्रम आए, उन्होंने हमारे पैर छू दिए जब हम पहुँचे उस किनारे पे। तो जब उन्होंने हमारे पैर छुए, हमें खुद अंदर से रोना आ गया। मिलिट्री वाले हम रोते नहीं हैं, थोड़ा सा हमें ट्रेनिंग ऐसी होती है हमें, बट रोना आ गया बिकॉज हमें लगा, उन्होंने बोला कि बेटा आप लोग गंगा पुत्र हो, क्योंकि इस गंगा में आप इतनी कठिनाइयों के बाद भी सर्वाइव कर रहे हो, जिंदे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये आप नहीं कर रहे हो, इसको गंगा माँ ही करा रही है आपसे। डॉक्टर मनोज, यहाँ आपके जो राह में कठिनाइयाँ थी, मगरमच्छ से सामना हुआ, नेक्सलाइट से हुआ, इसके ऊपर प्रकाश जरूर डालें। ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था। ऑल्दो हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे, बिकॉज हमें पता था कि हम ऐसी परिस्थिति या ऐसी जगह जा रहे हैं जो ओपन वाटर है, वहाँ पे हमारा काम नहीं है। हम वहाँ के प्राणी नहीं हैं, वहाँ पे एक जल की एक अपनी दुनिया है और वाटर एनिमल्स रहेंगे वहाँ पे। तो हमें मगरमच्छ से लेके, घड़ियाल से लेके, मछलियों का तो नाम नहीं लूँगा मैं, हमें डॉल्फिन्स भी मिली। ओके। मैं अपनी और आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, देयर इज अ वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस कॉल्ड गैंगेटिक डॉल्फिन्स। तो गंगा की खुद की डॉल्फिन्स हैं जो उनको प्रिजर्व करा जाता है। इतना प्यारा आपको मन अनुभव आएगा जब हम लोग स्विम करते थे। हमारे साथ में डॉल्फिन जो आप सिंगापुर में वगैरह देखते हो, वो जंप करती हुई दिखती थी हमें। ओके। अगेन एक क्या वो आपके साथ स्विम भी करती थी डॉल्फिन? उनका जगह, हम उनके साथ स्विम करते थे, हम उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। डर भी लगता था, लेकिन अगेन वो डर के आगे लोग कहते हैं जीत है। शायद हमारे अंदर घुसा हुआ था, तो हम उसके पीछे लगे हुए। नेक्सलाइट वाली क्या कहानी है? नक्सलाइट वाली भी बताऊंगा, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा प्रकाश, एक हमारा घड़ियाल करके एक दोस्त होता है, एक घड़ियाल होता है, एक मगरमच्छ होता है, दोनों में डिफरेंस है। और ये हमें जब हम थोड़ा सा, बिकॉज फ़ौज कभी भी किसी भी जगह जाती है तो बिना प्रिपरेशन के नहीं जाती है, तो हम प्रिपेयर करके गए थे। हमें बताया गया था हमारे पास एक खुकरी होती है, एक गोरखा वाले जानते होंगे उसको, खुकरी होती है। वो खुकरी हमारी राफ्ट होती थी साथ में सेफ्टी के लिए, उसमें रख के लेके गए थे। हमें बताया गया था मगरमच्छ अगर तुम्हें पकड़ लेगा तो उसकी आँख में मार लेना, वो छोड़ देगा तुम्हें। अच्छा, उसकी आँख में खुकरी मारना है? मार देना, वो छोड़ देगा तुम्हें। मगरमच्छ एक जानवर होता है, उसका नाम है घड़ियाल। वो बेचारा इतना मासूम है कि उसने आपको पकड़ लिया तो वो चाह के भी आपको नहीं छोड़ सकता। उसके लॉक्स होते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं। तो आपका उसने पैर पकड़ लिया तो पैर जब तक हिलता रहेगा, आप उसकी आंख में मार लो, उसकी गर्दन काट दो, वो नहीं छोड़ेगा आपको वहाँ से। तो हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन था, अगर आपके पैर, हाथ या किसी भी चीज़ को उसने पकड़ लिया है तो वो चीज़ काटनी है, उसको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, उसकी गर्दन भी काट देंगे फिर? क्लॉ होता है, उसका एक क्लॉ होता है, वो एक बार क्लॉ पकड़ लिया उसने तो वो वहीं पर अटक जाएगा फिर। तो आपको आपके पैर या हाथ काट लेने, घड़ियाल को ये हमें क्षति नहीं बताया गया पहुंचानी था। है। हम बच कैसे गए? हमारे सामने ही 100 मीटर की दूरी पे हम स्विम कर रहे थे, हमारे सामने ही वो घड़ियाल आया और पूरी की पूरी भैंस को पानी के अंदर खींच लिया। अच्छा, आपकी जगह भैंस को उठा के ले गया? मतलब ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऐसा हमने देखा। एंड उस रात ना तो हम सो पाए, उसके अगले दिन भी, तभी हमने 35 दिन का टारगेट रखा था, 43 डेज में कर पाए, क्योंकि अगले दिन कोई पानी में घुसने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इट वॉज सो स्केरी। आप समझ नहीं पाएंगे। अगर स्विमिंग करते हुए आपने ये देख लिया है, तो अगर स्विमिंग करते ही गलती से कोई पत्ता भी आपके हाथ में आ गया, आपको लगेगा वो घड़ियाल है। तो इतना फियर फैक्टर इंसान के अंदर आ जाता है। बट अगेन एक टीम रहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे है, देश आपके पीछे है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नक्सलाइट वाली कहानी अभी बची हुई है आपकी? नक्सलाइट वाली थोड़ी सी डेंजरस है, थोड़ी भयावह है। एंड ये हमारा देश भी इस चीज़ से लड़ रहा है, इस नक्सलाइट प्रॉब्लम से। हमने फेस किया था जब हम लोगों ने झारखंड एरिया को क्रॉस कर रहे थे। कई बार ऐसा होता था, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम अगर मैं बोलूँ 43 डेज़ में हम करीब 35 दिन हम लोगों ने, हमें कभी कोई किनारा नहीं मिल पाया। तो हमने किसी न किसी शोर या किसी टापू पे ही रात गुजारी है। दाल और चावल हम लोग कोशिश करते थे वो पहले प्रिपेयर करके रख लें, तो वही खा के हम अपना गुजारा करते थे। तो एक रात को हम लोग झारखंड वाले एरिया में रात में टापू पे कर रहे थे। बहुत ही साफ़ और अच्छा सीरीन गंगा का पानी था। रात में हम लोग पहुँचे अराउंड 9:30 बजे तक वहाँ पे। हम बिल्कुल कोशिश करते थे कि मिल जाए कुछ, लेकिन नहीं मिला था। वहाँ रात में पहुँचे हम लोग, रात में हम सो गए थे। 3:30-4 बजे
रात के ही हमारे पास टेंट होते थे, डीकैथलॉन वाले टेंट होते थे, जुगाड़ वाले, बिकॉज टेंट आप राफ्ट पे ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते, कि ज़्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए। वजन यू हैव टू ट्रैवल लाइट बिकॉज। तो रात में ही हमें आवाज़ आई और हमें जैसे हम बाहर निकले तो हम बहुत चक्के तो नहीं थे, बिकॉज हमें बताया गया था कि ऐसा भी कुछ एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन जो हुआ उसके लिए हम रेडी नहीं थे। वो आम थे, नक्सलाइट थे, वो आए और उन्होंने हमें पूरा स्ट्रिप डाउन कर दिया। अब हिंदी में मैं इसको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ, पूरे कपड़े उन्होंने उतार दिए हमारे, पूरा हमें चेक किया। लकीली उन्होंने, शायद मैं पहले दिख गया या शायद जो भी कह लीजिए, भगवान हमारे साथ था या फिर हमारा कॉज अच्छा था, गंगा माता हमारे साथ थी। उन्होंने मेरे से मेरा आई कार्ड पूछा और मैंने दिखाया तो मैं एयरफोर्स का था। मैं इस वर्ड को नहीं बोलूँगा, बट हाँ एयरफोर्स का था। तो उन्होंने सोचा कि सारे एयरफोर्स के हैं और हमें उन्होंने छोड़ दिया। जो भी मेरे पास खाना था और कुछ पैसे थे हमने उनको ऑफ़र किए, उन्होंने वो ले लिया। क्योंकि उनकी लड़ाई ज़्यादा करके आर्मी पैरामिलिट्री से होती है। एयरफोर्स तो वैसे भी सबके लिए प्यारा है, सेफ है और देश की रक्षा करता है। आई थिंक उनकी लड़ाई हमारे देश से ही है। एयरफोर्स भी बहुत हद तक इसमें घुसा हुआ है। आप जाएंगे जगदलपुर वगैरह में, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। बट हाँ, एक परसेप्शन स्लोली बन जाता है। जो भी फ्रंट पे है, जो पहला है, उसके अगेंस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो किसी लेवल की नहीं है, बहुत छोटी हैं, इनका थोड़ा सा द्वेष आ जाता है इनके अंदर। बट हाँ, हम बच गए उस रात को। तो ये तो आपने नक्सलाइट की स्केरीनेस की बात करी, और कुछ भूत प्रेतों से भी सामना हुआ था आपका। गंगा की माया। थोड़ा सा इसको बता पाऊँगा ऐसे कि मैं क्या, कोई भी सोल्जर ना, हम इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते और इनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। कोई हमसे ये बात भी करता है तो हमें लगता है कि यार इन बातों में कुछ नहीं रखा है, आप क्या बातें कर रहे हो, इलॉजिकल हैं, कोई पॉइंट नहीं है इनका। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो गैंजेस जो एरिया है, जो गैंजेस है, इट इज़ फुल ऑफ, I would not use that word, but full of criminal activities and supernatural activities. आप देखेंगे काफ़ी भूत प्रेत और इन सब के जो भी उपचार या विचार हो सकते हैं वो गंगा के किनारे काफ़ी होते हैं। मेरे को अभी भी आप बोलोगे, जब भी मैं किसी ब्रिज के ऊपर से निकलता हूँ, नदी के ऊपर अंदर से, मुझे अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी। आपने अनुभव किया हुआ है? बिकॉज वो आपने इतने पास से देख लिया है। मैं जलती हुई चिता की जो स्मेल होती है उसको मुझे अभी भी रिकग्नाइज कर सकता हूँ। कहीं बॉडी जल रही होगी, मुझे रिकग्नाइज होती है। वहाँ से आप स्विम करके जाते थे? बिकॉज वो जो गंगा के किनारे, वहाँ पे सारी की सारी क्रिमिनेशन और जो भी गंगा के किनारे जो भी रिचुअल्स सारे वहीं होते हैं वो। उसके रिचुअल के साथ में ये भूत प्रेत के भी रिचुअल्स होते हैं। और एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ रात में ऐसा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक शॉकर था और हमारे लिए एक झंझोरने वाला था पूरी टीम के लिए। क्योंकि हमारा एक नेवी का ही बंदा था, वो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनके पूरे टेंट को हवा में हो गया था वो। नहीं तो आपने कोई आत्मा देखी, भूत प्रेत देखा क्या? मैं मतलब देखना तो मैं नहीं बता पाऊँगा देखा, बट हमने एक्सपीरियंस क्या किया। हम रात में सो रहे थे, मैं और हमारे साथ जो मेरे टीम लीडर थे, विंग कमांडर साहब। रात में मुझे लगा, हम लोग नॉर्मली कम कपड़े पहन के सोते थे, बिकॉज दिन भर हम पानी के अंदर रहते थे। हमें लगता था कि थोड़ा सा बॉडी को भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। तो रात में मेरे को लगा अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास किसी ने आके मेरे पैरों पे सिल्ली रख दी है बर्फ़ की। इतने ठंडे पैर हो गए। तो मैंने जब अपने साथ वाले को बताया, अधिकारी को बताया जो मेरे बगल में थे, तो उन्होंने बोला सो जा, बिकॉज थक गए हम लोग बहुत ज़्यादा और पिछले 20 दिन से यही काम कर रहे हैं, सो जा, कुछ नहीं है। और भारतीय वायुसेना या फिर सेनाओं में बात करने का थोड़ा नज़रिया उस वॉर लाइक सिनेरियोज में डिफरेंट रहता है। तो 5 मिनट बाद उनको भी ऐसा लगा। जब ये सब हुआ तो हमें लगा कि कुछ तो सीरियस है। देन फिर भी हम सो गए, बिकॉज हमें था कि अगले दिन 5:30 बजे दोबारा पानी में घुसना है और फिर दोबारा वही 60 किलोमीटर स्विमिंग पर डे 60 किलोमीटर करना है। बट 5 मिनट के बाद हमें ऐसी चीज़ हमने अनुभव करी जो मैंने आज तक नहीं करी और अभी भी नहीं करी उस दिन के बाद, और उससे पहले भी नहीं की थी। हमें बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई और हमारा एक जो सेना का बंदा था, उसका पूरा का पूरा टेंट, जब हम टेंट से बाहर निकले, टेंट नदी के, हम बहुत दूर रहते थे, बिकॉज नदी क्या शिफ्ट होती रहती है ताकि हम पानी में गलती से रहें, थोड़े दूर आके कैंपिंग करते हैं हम लोग। पूरा का पूरा टेंट नदी के किनारे पे था बिल्कुल। वो उसके वजन के कारण वो दलदल सा होता है, वहाँ फंस गया था, अदरवाइज वो बह जाता। एंड वो बहुत तेज चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो सर, ये ले जाएगी। अच्छा, टेंट के साथ वो भी उड़ गए थे?
मतलब ये देखा नहीं हमने, उड़े थे बट वो काफ़ी दूर गए और वो टेंट के अंदर ही थे, टेंट के बाहर नहीं थे वो। और वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे ले जाएगी एंड इट वाज वेरी स्केरी। हमारे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं। अब आपका मेरे तो बिकॉज मैं आई कैन, आपने अनुभव करा है? मैंने कभी नहीं देखा था, मैं आज भी बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज़ में कि ऐसी चीज़ें होती हैं, बट एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब इसके पीछे क्या था ये ना तो किसी ने उसके बाद रात में नींद आई आप लोगों को? रात में नींद नहीं आई हमें तो छोड़ो, उस बंदे को नहीं आई। हम अधिकारी थे तो हमारे और उनको संभालना था, क्योंकि टीम को 20 दिन हम लोग कर चुके थे, अब वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि सब देखते, इतने लोग फॉलो कर रहे थे, सबको लगता कि एक सेना आई थी वो इतना करके वापस चलेगी। और जैसे हम देखते हैं ना कि भूत प्रेत अगर कहीं दिख गया, सुना पिक्चरों में, तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का बाँह पकड़ लेते हैं। ऐसा कोई सीन था क्या आप लोग के बीच? ऐसा सीन तो नहीं था, बट हाँ फौज में क्या होता है जब ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं ना, लोग फिर मजाक पे आ जाते हैं एंड देन यू स्टार्ट बिलीविंग यार अब तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब क्या है, अब करना है हमें। ठीक है। तो स्लोली फिर टीम को दोबारा बिल्डअप किया। ऐसे बहुत सिनेरियो हुए, मगरमच्छ वाला आपको बताया, ये वाला इंसिडेंट हुआ, आगे भी हुआ, दलदल में फंस गया था बंदा हमारा, उसके एक दिन गर्दन तक पानी अंदर चला गया था, उसको निकाला हम लोगों ने। काफ़ी ऐसी सिनेरियो है जिसमें हमें बताया गया, हमें पुश किया गया कि बंद करो इसको और अब जाओ, बचना है तो आपको। कभी सांप से या किसी मछली से अटैक का सामना हुआ? मछली से तो नहीं, बट डॉल्फिन्स के साथ हम लोगों ने स्विम पक्का किया। सांप वगैरह आते हैं, बट पानी के जो सांप होते हैं नॉर्मली जहरीले नहीं होते, डेंजरस नहीं होते। हाँ, हम लोग पढ़ाई करके गए थे, सांप तो कई बार आए, स्विमिंग करते हुए हाथ में आ जाता था। तो वो हमें समय के साथ फिर जब इतना कुछ देख लिया था तो हमें लगा कि चलो, एंड खासकर सांप वगैरह ये हमने वाइल्ड लाइफ है ज़्यादा देखी जब हम लोगों ने कोलकाता वाले रीजन में पहुँच गए हम लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बैक वाटर्स आते हैं, टाइड से समुद्र का पानी अंदर आता है। ओके। तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा था। कंटिन्यूइंग विद दी फर्दर टॉपिक्स, मनोज, आपने स्विमिंग करी एंड आपने अल्ट्रा मैराथन भी किया है, मतलब दीज टू आर टू स्फेयर्स ऑफ दी वर्ल्ड इफ वी से। तो फौज में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ इतने बड़े बड़े एडवेंचर एक्टिविटी एंड दैट टू इन ए स्पैन ऑफ 14-15 ईयर्स, हाउ डिड यू मैनेज? पहले तो मैराथन की बात करते हैं, वो भी अल्ट्रा मैराथन, जो आप अपने मुंह से दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा प्रो रहेगा। ओके, मैं पहले सवाल का कैसे किया। हर साल मैं सोचता हूँ कि अपने शरीर को या अपनी लाइफ को 3 भाग में चैलेंज करने की कोशिश करता हूँ। वन इज़ प्रोफेशनली, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाऊँ मैं चीज़ के लिए, वो मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरा मैं अपने को चैलेंज करता हूँ कि फिज़िकली हर साल कुछ ना कुछ मैं ऐसा काम करूँ जो मैंने पहले नहीं किया है, तो ये मेरा एक पॉइंट रहता है। एंड तीसरा मेरा फाइनेंशियल कुछ प्लानिंग्स मेरी रहती हैं जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, उसको एम को अचीव करेंगे। तो जो भी ये मैं करता था ये एक साथ नहीं करे हैं मैंने, समय के साथ किए हैं। मैं 2015 में मैंने ये गंगा आह्वान किया था, 2018 में मैंने फिर एक और चैलेंज लिया कि मैं अल्ट्रा मैराथन करूँगा। मैराथन वगैरह का करता रहता था मैं पहले, प्रिपरेशन वगैरह। डिफरेंस क्या है मैराथन और अल्ट्रा मैराथन? मैराथन क्या होती है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैराथन। वन इज हाफ मैराथन, दैट इज 21 किलोमीटर सम फर्दर, एंड देयर इज अ फुल मैराथन विच इज़ 42 किलोमीटर, जो नॉर्मली आप देखोगे देश में हर जगह होती रहती है। चंडीगढ़ में भी होती है, दिल्ली में भी होती है, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह होती रहती है। तो मैराथन बहुत कॉमन है। एनी डिस्टेंस विच इज़ अबव 50 एंड फर्दर इज़ कॉल्ड अल्ट्रा मैराथन। तो जो उसके एथलीट होते हैं, जो उसके टीम्स होती हैं, जो बंदे वो करते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं, बिकॉज जैसे ही आप 50 के लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपकी बॉडी के डिफरेंट एंड्योरेंस चाहिए, डिफरेंट प्रैक्टिस चाहिए, और आपके डिफरेंट ट्रेड्स, बॉडी को न्यूट्रिशंस भी चाहिए होते हैं। ओके। तो ये मोटा मोटा सा उसके बारे में। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? जो एक चैलेंज है जिसको कहते हैं, जो विश्व में प्रसिद्ध है, खरदुंगला चैलेंज कहते हैं इसको। सबसे हाइट पे? ये सबसे हाइट पे है, या ये खरदुंगला करके एक पीक है। खरदुंगला पीक इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये लद्दाख के ऊपर जाके पड़ता है और यहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, 18,000 फीट पे है ये। बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन इतना कम है कि नॉर्मल इंसान को, जब डॉक्टर आप जाते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं कि 100 मीटर से ज़्यादा वॉक मत करना, बिकॉज उससे ज़्यादा वॉक करोगे तो मेडिकल इमरजेंसी है, फिर आपको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उस परिस्थितियों में 72 किलोमीटर मुझे मौका मिला। वहाँ पे काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी ये चैलेंज लिया था। और इसमें होता क्या है कि -30 डिग्री से +30-35 डिग्री तक टेम्परेचर वेरी करता है। तो आप एक समय इतनी ठंड में दौड़ रहे होते हो कि आपने एक लेयर ऑफ क्लॉथ पहन रखा होता है, बिकॉज नहीं तो आप ठंड के मारे आपकी बॉडी जकड़ जाएगी और काफ़ी आपको अटैक आ सकते हैं, हार्ट अटैक भी आ सकता है। और दूसरा ऐसा है जिसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है
कि आपको सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं आपको। तो ये जो मैराथन है वो पीक से डाउनवर्ड्स आता है, लाइक खरदुंगला पीक से नीचे आता है या फिर नीचे से ऊपर जाता है? ये दोनों रहता है, इसमें अप क्लाइंब भी रहता है, डाउन क्लाइंब भी रहता है। इसमें तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इसके, ये लद्दाख गवर्नमेंट कराती है इसको अलॉन्ग विद वन स्पॉन्सरिंग एजेंसी। तो ये आपको खरदुंग विलेज पड़ता है, वो क्या है, लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर खरदुंगला है, उसके नाम खरदुंग विलेज है। तो खरदुंग विलेज में रात में एक दिन पहले ले जाते हैं वहाँ पे, और रात के 2 बजे स्टार्ट होती है। बहुत ही मज़ेदार, स्केरी और बहुत ही डेंजरस चीज़ है। 2 बजे स्टार्ट होती है, बर्फ़ गिर रही होती है। आप 2 बजे स्टार्ट करते हो, खरदुंगला टॉप पे पहुंचते हो, आप ना तो दौड़ रहे होते हो, आप रेंग रहे होते हो, अपनी जान को बचा रहे होते हो। ये सच बात है और ये फैक्ट है। आप दौड़ना तो भूल ही जाइए, बिकॉज आपको बस कैसे भी मैं उस टॉप पे पहुंच जाऊँ, ये आपके लिए चैलेंज होता है सबसे पहले, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही होती है, लैंडस्लाइड हो रही होती है गंदी। सो लोग इसमें डेथ भी हुई है लोगों की इस उसमें, और मेडिकल इमरजेंसी तो बहुत ही कॉमन है इसके अंदर। तो एक बार खरदुंगला टॉप पे आप पहुंच गए, वहाँ से फिर आप क्लाइम डाउन करते हो खरदुंगला लेह लद्दाख का मेन मार्केट। डॉक्टर मनोज, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मैं मी-17 हेलीकॉप्टर में था, तो ख्वास जाना होता था। जब खरदुंगला टॉप आता था तो वहाँ पहले ऑक्सीजन हमें लगाना पड़ता था हेलीकॉप्टर के अंदर, और जब वापसी में आते थे तो कई बार हेलीकॉप्टर वेट नहीं ले पाता था, तो हेलीकॉप्टर से एक बार तो हम लोगों ने अपना सामान नीचे फेंका कि जान बचाने के लिए, अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, हेलीकॉप्टर लिफ्ट नहीं ले रहा है। और वहाँ पे मैराथन करना, सलाम है आपको और आपके जज्बे को। मैं सलाम तो क्या बोलेंगे, बट मैं थोड़ा अपने आप को मानता हूँ थोड़ा स्ट्रांग हूँ। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोगों ने फेंका, सामान फेंकते थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं खरदुंगला से नीचे उतर रहा था, इतनी गर्मी हो गई थी शरीर के अंदर। एंड मैं नॉर्मली लाइफ में स्टेबल रहता हूँ, बट उस टाइम मुझे सुसाइडल थॉट आया था, सोच सकते हैं आप। दौड़ते हुए मुझे लगा मैंने ज़िंदगी में सब पा लिया है, ये मेरे अंदर चल रहा था कि मैं फ़ौज में भी आ गया, देश के लिए जो काम करना था वो कर लिया, मेरे माँ बाप भी खुश हैं, सब है। तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी का जो औचित्य है वो पूरा हो गया, और मुझे लगा कि मैं अपने आप को जंप कर लूँ, बिकॉज आप एक एज पे ही तो दौड़ रहे होते हो। तो नीचे 14,000 फीट, 15,000 फीट, 12,000 फीट, 18,000, तो अंदर से मुझे लगा कि यार हो गया अब सब कुछ। तो आपको ऐसे सुसाइडल थॉट आने लग जाते हैं। शायद मैं बच इसलिए गया बिकॉज मेरे बगल से एक डॉक्टर निकला, जो खुद लग रहा था उसको कि साहब मैं मर जाऊँगा आज, आप मुझे बचा लीजिए। तो शायद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में हमने अपने आप को दोबारा ये सबके मन में आता है वहाँ पे। ये थोड़ा सा सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, बट बहुत ही चैलेंजिंग है। इट इज़ वेरी हार्ड। एंड जैसे अगर लेट से 1000 लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1000 तो नहीं करते, 100 लोग, 183 पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ 90 लोग ही कंप्लीट कर पाते हैं इसको। बाकी 40-50 को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, बाकी लोग बीच में गिव अप कर जाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। आई डोंट नो अब मैं कर पाऊंगा नहीं। सुसाइडल थॉट आने का रीज़न क्या मेंटल टफनेस से कई बार कनेक्टेड तो नहीं है? आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ योर बॉडी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी बॉडी में क्योंकि फ्लूइड बचा नहीं होता है ज़्यादा, बिकॉज ऑलरेडी इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, तो आपका माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। एंड देन यू डेफिनेटली गो इनटू ए साइकेडेलिक थॉट प्रोसेस विच हैपन टू मैनी सोल्जर्स। इफ़ यू स्टडी द वॉरफेयर, सोल्जर्स के साथ बहुत होता है ये, बिकॉज आपकी बॉडी को इस लेवल पे पुश किया जाता है। हमारे देश में भी हुआ है, बड़े बड़े जो परमवीर चक्र और जो इतने बड़े, दे ऑल हैव गॉन थ्रू सच सिनेरियोज। स्पेशली अब जब अकेले होते हो, आपके साथ आसपास कोई नहीं होता है, और आप कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो इसमें बॉडी और माइंड का एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर रहे हो आप, तो ये थोड़ा सा स्वाभाविक है, हर किसी के साथ होता है, बट हमारी ट्रेनिंग के साथ हम इसको ओवरकम कर लेते हैं। गंगा स्विम किया, अपने अल्ट्रा मैराथन फ्रॉम खरदुंग विलेज टू खरदुंगला टॉप टू ले किया। How would you connect this to your defense training and defense mentality, toughness? I think it is directly contributed. I think हमारी जो ट्रेनिंग या हमारी जो इंडक्शन होता है वो इसी पैरामीटर्स पे होता है कि आपको किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना है, ना अपने पर्सनल पैरामीटर्स पे गिव अप करना है, ना देश के लिए करना है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अभी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ और आपके थ्रू अपने दर्शकों को संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ कि वी थिंक कि फ़ौज में सिर्फ गन चलाना, हथियार चलाना या फिर पढ़ाई लिखाई करना यही नहीं है। देयर आर मल्टी फेसेट्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज विच एनी पर्सनल वेदर एज एन ऑफिसर और जवान ज्वाइंस एंड अंडरगोज, एंड यू आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ ऑल दिस। इन आर्म फोर्सेज और स्पेशली एयरफोर्स में कॉलेज स्काई इज़ ए लिमिट। सो आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट अगेन आपको करने के साथ हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एडवेंचर ही करूँगा
या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं प्रोफेशनल में रहूँगा। तो आपको फ़ौज मौका देती है, आपको उन मौक़ों को लेना है और हर मौके में आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप फेलियर के साथ नहीं हो सकते, तो आपको हर मौके में कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, सो दैट सरकार या फ़ौज को भी लगे कि हाँ, वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड इट इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन आवर। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, अब एक सीधा सवाल, इन सब के साथ साथ आपने डॉक्टरेट भी किया, पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ से समय निकाला आपने? जो मैंने सवाल का पहले जवाब दिया था, मैं हर साल अपने लिए वही 3 एम रखता था। तो मैंने डॉक्टरेट से पहले अपनी एमबीए भी करी बिट्स पिलानी से, मास्टर करी अपनी। देन उससे पहले मैं बीटेक था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। सो मेरा हमेशा रहता है कि हर साल आप कुछ ना कुछ अपने आप को प्रगति करते रहो अपनी एजुकेशन में, और इसके बहुत बड़ा योगदान मैं अपने पिताजी को दूंगा। मेरे पिताजी हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे कि बेटा लाइफ में हमेशा सीखते रहो। शायद मैं आज आया हूँ, आप लोगों से मिला हूँ, आपसे भी कुछ सीख के जाऊँगा, बिकॉज़ वही एक इंसान की पहचान है जो कुछ सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है ज़िंदगी में, किसी की लाइफ को अच्छा बनाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, और पढ़ाई एक सीखने का बहुत अच्छा ज़रिया है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। डॉक्टर मनोज, अब आते हैं आपके सेकंड कैरियर की ओर। जस्ट बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, यू आर इन्वॉल्व इन अ वेरी important project which you are handling independently for Indian Air Force. If you can elaborate little bit about it. Okay, the project which I was heading or handling it from Indian Air Force, that is industry known, and it is world recognized initiative, and it is very innovative in nature, that Air Force has thought in 2017. So when this startup wave, grant, government, startup funds and all were just, people are just thinking about it, Air Force has taken a lead into it, and they have given this program or the program name as Meher Baba Competition. So why this name Meher Baba come into picture? ये एक हमारे लेजेंडरी एयर कमोडोर मेहर सिंह होते थे। सो इसकी कहानी आपके यंग ऑडियंस को पता होना ज़रूरी है। सो एयर कमोडोर मेहर सिंह हमारे इतने बड़े फाइटर पायलट थे और लेजेंडरी थे वो, कि उन्होंने जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो काफ़ी दोनों साइड से युद्ध का वो था, देन पाकिस्तानी साइड से काफ़ी अटैक हुआ हमारे JNK रीजन पे। तो उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट ऐसे नहीं थे कि उनको आप नाइट में या किसी भी एडवर्स कंडीशन में लैंड करा लीजिए, एंड दैट टू ऑन अ वेरी सेमी परमानेंट स्ट्रिप। यू अंडरस्टैंड, रनवे और वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जहाज़ को लैंड कराने के लिए। तो उस टाइम पर जब ये इनोवेशन और ये सब थॉट प्रोसेस नहीं थे, एयर कमोडोर मेहर सिंह ने उस टाइम पे एक विंटेज जहाज़ को वहाँ लैंड कराया, हाई एल्टीट्यूड JNK में, राइट, हाई एल्टीट्यूड पे उसको लैंड कराया, और वो इतना इनोवेटिव और एक करेजियस काम था वो। उसके वजह से लोग कहते हैं ट्रुप को लैंड कराया, देन फाइनली वहाँ पे 1-to-1 बैटल हुई, एंड देन फाइनली इंडिया वॉन। एंड लोगों भी कहते हैं, एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो, कि आज जो जम्मू कश्मीर हम लोग अपने देश का अभिन्न अंग मानते हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑल्सो इलीगली, इट इज़ देयर विद अस बिकॉज ऑफ एयर कमोडोर मेहर सिंह। तो उन्हीं की इस बहादुरी को और इनोवेटिव माइंडसेट को और देश के लिए काम करने को लेके भारतीय वायुसेना ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कराया और उसको नाम दिया मेहर बाबा कंपटीशन। इस कंपटीशन में होता क्या है, हम पूरी इंडस्ट्री को भारतीय वायुसेना की कुछ चुनिंदित प्रॉब्लम्स या फिर परेशानियों के बारे में बताते हैं, और ये उनको बताते हैं सो डैट ये मेनली डोमेन है ड्रोन एंड ड्रोन वॉरफेयर का, स्वार्म ड्रोन से रिलेटेड। स्वार्म ड्रोन क्या है, क्या स्वार्म ड्रोन, ओके, मैं आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझाता हूँ आपकी ऑडियंस को भी, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो भी टेक्नोलॉजी या फिर एविएशन या फिर ड्रोन में इंटरेस्टेड है, थोड़ी भी आपको जानकारी अगर इस चीज़ की है तो मैं समझाता हूँ। जो भी एविएशन हम देख रहे हैं धरती पे या फिर इस समाज में या फिर वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ये सारा का सारा नेचर से आता है, ठीक है। चील का जो शेप होता है उसको देखते हुए हम लोगों ने B-2 बॉम्बर बनाया अमेरिका ने, राइट। ऐसे ही जो भी आप देखेंगे एरोफाइल्स एंड जो भी एलरन्स वगैरह सब कुछ एक नेचर को देख के ही बनाए जाते हैं। जो शिप्स आप देखेंगे वो मछली या फिर उससे रिलेटेड वाटर एनिमल्स को देख के बनता है। सेम वे स्वार्म का बेसिकली मतलब होता है, स्वार्म इज़ बेसिकली कोलैबोरेटिव बिहेवियर, नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स
अगेन ये पूरी साइंस है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी अंदर तक घुसी हुई है, बट आपकी ऑडियंस के लिए एंड जनरल पब्लिक के लिए अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता होता है, बी हाइव्स जिसको कहते हैं, या फिर आपने देखा माइग्रेटिव बर्ड्स होती हैं, वो मूव करती हैं, राइट। तो ऐसे मंकीज़ भी होते हैं, वो अपने खाने के लिए फॉरेजिंग करते हैं। इन्हीं को रखते हुए इनको जब आप ड्रोन्स में दे देते हैं, इन द सेंस स्वार्म ड्रोन का मतलब बड़ा सिंपल सा है। सर एक यहाँ रुकूंगा, मधुमक्खी से श्वान का कंसर्न थोड़ा सा क्लियर करें। ओके, मधुमक्खी लेट्स से आपने बचपन में ये किया होगा या गलती से हो जाता है, मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया या खेलते खेलते कर दिया। अब आप अपनी ही ज़िंदगी का जितनी भी आपके पास स्किल है वो लगा लीजिए, जहाँ मर्जी छुप जाइए, वो आके काटती है आपको। कंबल ओढ़ के बैठ जाते थे, आप जैसा मर्जी कर दीजिए, कहीं ना कहीं से वो आपको वो इंतजार करती थी जब कंबल उठाएंगे वो काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कंबल कटाएंगे या कंबल के ऊपर से काट देगी छोटा सा आपको। तो उसका टारगेट फिक्स था कि मुझे ये काम करना है, तो वो करती थी, या फिर वो जो एलिमेंट था पूरा करता था। सेम वे ड्रोन वॉरफेयर में होता है। ड्रोन्स के अंदर इतनी इंटेलिजेंस आ जाती है, इतनी मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस वो हो जाते हैं कि उनको अगर टारगेट दे दिया है तो वो बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंस के वो अपने टारगेट को हिट करते ही करते हैं। चाहे वो टारगेट में आप लेट्स से 15 ड्रोन या फिर 100 ड्रोन का उसमें 50 को गिरा दीजिए, जो 50 बचे हुए हैं ये बाकी जो 50 का उनका भी काम करेंगे और अपना भी काम करेंगे। तो ये इतनी हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और ऑटोनोमस नेचर है जिसमें ड्रोन अपनी ही एक शक्ति से किसी भी पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर डोमिनेट करके उसको नष्ट कर सकता है। So back in 2007, Indian Air Force preemptively thought that the next warfare will be drone prominent, and उसने उस वक्त से ही ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स डेफिनेटली 2017 की बात है ये एक्चुअली। गवर्नमेंट भारतीय वायुसेना तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचा। इस पर बहुत बड़ी बात है कि जो करंट सरकार है, सरकार ने भी उनको इनिशिएटिव दिया, उनको बोला कि इसको आप आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, इनसे कनेक्ट करके फिर इंडस्ट्री के पास जाइए। हम नहीं चाहते कि आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को या फिर पर्टिकुलर इस एडवांसमेंट को आप किसी फॉरेन प्लेयर से बनाइए, लेट्स से बोइंग या फिर अमेरिकन या चाइनीज़ किसी कंपनी को आप इन्वॉल्व करिए। हम चाहते हैं जो गांव के बच्चे हैं या स्कूल्स के बच्चे हैं या फिर जो एक टेक्नोलॉजी छोटे बी क्लास ग्रेड स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, IITians हैं, ब्रेन ड्रेन को रोकेंगे हम इसके थ्रू। वो रोकेंगे कैसे कि उनको हम एक ऐसा टारगेट देंगे कि आप भारतीय सेना के लिए, देश के लिए काम कर रहे हो थ्रू योर टेक्नोलॉजी, and technology which is still nascent at or niche at foreign country also। तो हमने पिछले 8-10 साल में इसमें काफ़ी हद तक एडवांसमेंट ले ली है। मैं आपको ऑफ हैंड बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इसमें काम किया है। हमने बहुत आगे इस फील्ड में एडवांसमेंट ले ली। डॉक्टर मनोज, क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन भारत ने यूज़ किया सारा हमारा स्टार्टअप का था, इंडिया का बना हुआ था? और सिमा, आपने एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में नाम ले लिया है जो अभी करंटली एक्टिव है, एंड बीइंग फ्रॉम द मिलिट्री हम इस पे अवॉइड करेंगे, बट हाँ मैं आपके सवाल का जवाब पक्का दूंगा। करंटली इंडिया में जो भी ड्रोन्स हैं और जो भी ऑपरेशंस में, स्पेशली फ्रॉम द मिलिट्री साइड, पूरा का पूरा गवर्नमेंट का, सरकार का, मिलिट्री का फोकस इंडिजिनाइजेशन पर है। जो भी ड्रोन्स इंडिया में यूज़ हो रहे हैं एंड इंक्लूडिंग इस कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत ही एक हाई लेवल की ऑटोनॉमी लेके हम लोगों ने जो भी हमें टारगेट मिले थे, जो भी हमें आदेश मिले थे, हमने वो किए हैं। ये भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना ने नहीं किए, ये उन छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने किए हैं। मैं नाम भी ले सकता हूँ उनके स्टार्टअप्स के। दे हैव वर्कड वेरी क्लोजली विद आर्म फोर्सेस। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैपन। दैट्स व्हाई मिलिट्री भी बोल रही थी कि ऐसा युद्ध आज तक भारतीय सेनाओं ने नहीं लड़ा, जो हर पल चेंज होता गया और जो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। क्योंकि इस बार भारतीय सेना या भारतीय वायुसेना नहीं लड़ाई कर रही थी, इस बार देश लड़ रहा था, हमारा पूरा देश लड़ रहा था। पूरा देश लड़ रहा था, फ्रॉम मीडिया टू सोशल मीडिया टू पॉडकास्टर्स टू स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी वाज फाइटिंग इट। करेक्ट, राइटली सेड। सो कमिंग बैक टू दी स्वार्म टेक्नोलॉजी, तो आपने बताया प्रोडक्ट क्या है, क्या करता है। नाउ इसका एंड यूज़ क्या है? लाइक इफ़ इन अ कॉम्बैट जोन दैट स्वार्म, वो एक ग्रुप ऑफ ड्रोन्स जाते हैं, तो हाउ डू दे डिसेबल दी लैंड और द टारगेट? इसका जवाब ये है कि स्वार्म एक ऑटोनोमस एक सिस्टम है और ग्रुप ऑफ सिस्टम है। इनको आप अपना प्रोग्रामिंग कर दीजिए, इनको इनका टारगेट बता दीजिए। इसे बोलते हैं AI ऑन एज। सो प्रैक्टिकली हर ड्रोन सोच रहा है और हर ड्रोन के ऊपर ही कंपटीशन हो रही है। नॉर्मली इससे पहले क्या होता था कि एक सर्वर पे या पर्टिकुलर बेस पे, ग्राउंड लेवल पे, या फिर
किसी क्लाउड में ये सब कैलकुलेशंस होती थी, कौन सा टारगेट क्या होगा कैसे होगा। बट इस पर्टिकुलर सिस्टम में AI ऑन एज होती है। हर ड्रोन अपना एक खुद का दिमाग लेके हवा में उड़ रहा होता है। वो हर ड्रोन एक दूसरे से मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर ड्रोन एक दूसरे से बात कर रहा है और हर ड्रोन ग्राउंड स्टेशन से भी बात कर रहा है। तो आप इनमें से किसी एक को भी गिरा देंगे या बहुत सारों को भी गिरा देंगे, इनका काम खत्म नहीं होता। ये बाकियों का टास्क अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर ये अपने मिशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। आपने इनको बता दिया कि हमें एक रडार को डिस्ट्रॉय करना है। सो अगर रडार ने काउंटर मेजर्स भी लगा रखे हैं तो ये ड्रोन जो स्वाम ऑफ ड्रोन है डिफरेंट पेलोड्स भी लेके जाते हैं। सो ये काउंटर मेजर्स ड्रोन पेलोड्स लेके जाएंगे अपने साथ में। तो अगर वहाँ से अगर काउंटर भी हो रहा है तो उसको काउंटर कर देते हैं ये लोग। एंड टिल द टाइम वो टारगेट अचीव नहीं होगा, ये उसके ऊपर मंडराते रहते हैं। बहुत ही भयावक और बहुत ही डरावना सीन है। दैट्स वाई इनके बारे में मिलिट्री में भी कहते हैं और दुनिया भी कहती है, दे आर चीप, डर्टी एंड लीथल। अगर ये अपना असली रूप ले लें, मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, हमने स्वाम जो कैपेबिलिटी होती है ड्रोन की, वर्ल्ड ने 2 से या 3% ही हम लोगों ने यूटिलाइज़ करी है। अगर ये 100% लेवल पे आ गए, वेयर दे बिकम सो इंटेलिजेंट एंड ऑटोनोमस, इट इज़ वेरी स्केरी। क्या ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगा और इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? ये जो आप बात कर रहे हैं ये पूरा का पूरा हाउ AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात चलती रहती है। दैट्स वाई हमें लगता है, और मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ इसके बारे में बात करता हूँ। इसीलिए इंसान की रिक्वायरमेंट है। इंसान को अपने आप को सिस्टम के अंदर नहीं जाना है, सिस्टम के ऊपर रहना है। जो भी इस प्रोग्राम हो रहा है, जो भी हम बना रहे थे भारतीय वायुसेना में, वी कॉल इट एज द टर्म कॉइन कॉल मैन ऑन द लूप। सो यू आर नॉट इन द लूप, यू आर लेटिंग द मशीन वर्क। आपकी मशीन को आप पूरी इजाज़त दे रहे हो वो ऑटोनोमस काम करे, बिकॉज वही उसका आप चाहते हो करना, लेकिन आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। सो बीच में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो आप उसको इमीडिएटली किल, डिस्ट्रॉय या उसको डिसेबल कर सकते हो। एक और सवाल, क्या आपने एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया, उसके बाद नीचे से क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग? मैं वही का उसी सवाल का जवाब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। समथिंग कॉल्ड मैन ऑन द लूप। आप सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हो। अगर सिस्टम आपके हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है, आप सिस्टम को कमांड देके रिटर्न भी बुला सकते हो, या सिस्टम को उसी टाइम पर आप डिसेबल या उसी टाइम पे उसको निस्तनाबूद भी कर सकते हो। तो ऊपर हवा में ही उसको आप निस्तनाबूद, दैट इज कॉल्ड क्रैश। दिस इज द कमांड, यू कैन क्रैश इट देयर इटसेल्फ इफ यू फील इट इज गोइंग बियॉन्ड द टारगेट विच इज डेस्टाइन्ड फॉर इट। ये तो आपने कहा कि चलो गुडविल एंड गुड पायलट की बात कर रहे हैं। अगर एडवर्सरी की बात करें एंड दी लिथैलिटी ऑफ द ड्रोन, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं जो हमारे सिविलियन फ्रेंड्स को ज़्यादा समझ में आएगा। इफ़ सम एडवर्सरी, कोई हमारा दुश्मन देश या एंटी नेशनल एलिमेंट, दे टारगेट ए पर्टिकुलर लोकेलिटी या सिटी, लाइक हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, हमने एक सेक्टर को या इस पोजीशन को टारगेट कर लिया और उसके ऊपर स्वाम छोड़ दिया ड्रोन को, तो आप एज ए ग्राउंड स्टेशन ज़मीन पे बैठ के बताइए कि आप क्या हैवॉक देख रहे हैं? बहुत ही भयावक है और बहुत ही डरावना है। एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि शस्त्र एक फौजी या एक वॉरियर के हाथ में ही अच्छा लगता है। अगर गलती से वो शस्त्र किसी दानव या किसी राक्षस के हाथ में पड़ गया तो वो इसके बारे में बहुत कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए मेरा हमेशा जब भी मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, स्पेशली यंग इंजीनियर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट ऑल्सो, अदरवाइज ऑल्सो, आई थिंक यहाँ पे हमें आना पड़ेगा सो डैट जब वो ये शस्त्र किसी ऐसे एलिमेंट के हाथ में पड़े उसको हम रोक पाएँ। इसीलिए इसी टेक्नोलॉजी में हमें इतना आगे बढ़ते जाना है कि हमारे पास इतने काउंटर मेजर्स हो जाएं कि कल को गलती से ये चला भी जाए। नहीं, हम आएंगे, काउंटर पे आएंगे। पहले ये बताइए, ऐसे ग्राउंड में बैठ के आप मेरा क्या नुकसान कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बहुत ही डेंजर टेक्नोलॉजी है। वट एवर अ मैन मिशन कैन डू इट, दे कैन डू इट। एंड वर्स्ट पार्ट इज दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर, they are highly undetectable in nature, and the type of damage they can do it because they can go very pinpointed। आपने देखा भी होगा टीवी पे या फिर कन्फ्लिक्ट में जो यूक्रेन, इजराइल और हर जगह यही चल रहा है। किसी ज़माने में एक टैंक कॉलम होता था, उसको बॉम्ब करने के लिए पूरी एक फ्लीट लगती थी जहाज़ों की जो बॉम्ब करती थी, और उसके बाद भी क्या मिलता था आपको? कुछ नहीं। पूरा का पूरा एरिया निस्तनाबूद हो जाता था, टैंक भी चले जाते थे। ये टेक्नोलॉजी इतनी सुप्रीम और इतनी लीथल है कि आप टैंक भी बच जाएगा, आपका बंदा भी मर जाता है पिन पॉइंट होके, और वो बंदा भी बहुत ही भयावक मौत मरता है। उसको दिखता है कि मेरी मौत आ रही है उसके ऊपर, एंड आपके बाद थोड़ी देर बाद वही टैंक आप अपनी एनिमी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो
full chaos and mayhem. If it is out of control and if as a country or as a citizen we are not ready, इसका मैं आपको ऑप सिंदूर को एक एलिमेंट देता हूँ, हाउ एज ए कंट्री वी आर सो प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग। पंजाब रीजन का ही है, आपको ही पता होगा, हमारे देश एडवर्सरी ने बोला था कि उन्होंने एक दिल्ली के साइड मिसाइल फेंकी है, राइट, जिसको हमने गिरा दिया था। सो एक वीडियो आया था उस टाइम में, हम लोग ऑपरेशंस में थे, बट घर आते तो ऑब्वियसली सब लोग चिंतित रहते थे। तो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें हमारे ही देश का एक नागरिक उस वीडियो को बना रहा है, मिसाइल जा रही है उसके ऊपर से, और वो वीडियो बना रहा है खुश होके कि देखो देखो मिसाइल जा रही है, उसको अभी उड़ा देंगे हम। ऐसा लग रहा है वो दिवाली के रॉकेट को देख रहा है। सो उस टाइम मुझे अंदर से इतनी खुशी मिली, बिकॉज जो हम सिस्टम बना रहे थे, जिसके लिए हम काम कर रहे थे दिन रात, कि एज ए कंट्री मैन वी आर हैप्पी कि हमारे बंदे मिसाइल उनके ऊपर से निकल रही हैं, वो खुश हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारी भारतीय सेना और हमारी भारतीय वायुसेना टेक्नोलॉजी है उसको ख़त्म कर देगी। तो इससे बड़ी खुशी और बोलते हैं यूरोका मूवमेंट, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल सकता एज ए सिटीजन, एज ए सोल्जर। अब आते हैं एंटी ड्रोन या एंटी स्वॉर्म ड्रोन से, वहाँ से भी स्वॉर्म एंड इस पे डेवलपमेंट चल रहा होगा, एंड इफ दे अनलीश टुवर्ड्स अस, व्हाट इज़ आवर प्रिपेयर्डनेस और व्हाट इज़ द वायबल सॉल्यूशन टू सच थ्रेट? ओके, इसको आई थिंक ऑडियंस के लिए मैं बहुत ही बेसिक लेवल पर समझा देता हूँ, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। एक वायरस होता है, वायरस आप लोग सब समझते होंगे, कंप्यूटर में आता है, मोबाइल में भी आने लग गया आजकल, तो बहुत सारे तरीके के वायरस होते हैं। एक एंटीवायरस होता है, राइट, एंटीवायरस का काम क्या है, जो वायरस है उसको रोकना है। सेम वे आप ड्रोन की टेक्नोलॉजी में समझ लीजिए, तो ड्रोन्स हो गए, अब ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए ड्रोन्स आ गए। सो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है, और मैं लोगों को यही एडवोकेट करता हूँ, और मैं भी इसके बारे में काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ, बिकॉज ये फील्ड रोज़ चेंज हो रही है। अगर कल किसी को कुछ एक्स अमाउंट पता था, आज उसको x+y जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये रोज़ चेंज हो रही है। करंट वॉरफेयर में आपने देखा होगा, यूक्रेन, रशिया में, इसराइल में जो हो रहा है, रोज़ चेंज हो रही है वॉरफेयर। तो आपको ड्रोन्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ड्रोन की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब आप उनको जान लोगे तो देयर आर प्राइमरीली करंटली देयर 2 ways टू काउंटर इट। वन इज़ हार्ड किल, सेकेंड इज़ सॉफ्ट किल। हार्ड किल का मतलब क्या है, आप उस ड्रोन को ही उड़ा दो, ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है, सिंपल सा है, आप उसको उड़ा दो। Gun or rockets. There are high energy rays also, and there are counter, and there is something called soft kill. Soft kill का मतलब क्या है कि आप उसको जैमिंग कर दो, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जैम कर दो, या पर्टिकुलर बैंडविड्थ को जैम कर दो, सो दैट वो डिसेबल हो जाए उसका, उस पर्टिकुलर। सो इस टेक्नोलॉजी के साइड भारतीय सेना या भारतीय एज ए कंट्री वी आर लीडिंग, एंड वी आर मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। वी आर वर्किंग ऑन बोथ साइड। बिकॉज मुझे ये सोच के डर लगता है, जैसे हम आज तक इन्फिल्ट्रेशन से डर रहे हैं, अभी भी हम कंक्रीट फेंसिंग, परमानेंट फेंसिंग की बात करते रहते हैं, फिर भी टनल आ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन इज़ हैपनिंग डे एंड नाइट अक्रॉस द बॉर्डर। सो अगर ये मशीन इन्फिल्ट्रेट कर रही है अनडिटेक्टेबली, सो इसका काउंटर हम क्या करेंगे? बिकॉज अगर वहाँ से एक स्वॉर्म का एक फ्लीट आ गया, अगर एनीवेयर पंजाब बॉर्डर या राजस्थान बॉर्डर से हमारे साइड आ गया, तो आर वी प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स द बॉर्डर टू काउंटर दैट? आई थिंक वन आंसर, येस, वी आर प्रिपेयर्ड, एंड वी आर प्रिपेयरिंग एवरी डे। इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम। सो आप कल को बोलें कि दुनिया से पाप ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, and as a country we have to keep preparing, keep advancing into this direction. Every day we have to prepare, and it is not armed forces responsibility होती है। इन छोटे छोटे बच्चों का, जो इसको वीडियोस को देख रहे हैं, गांव से जो बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट एज ए सिटीजन यू शुड बी रेडी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और होगा तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट धीरे धीरे एजुकेट भी कर रही है लोगों को, टेक्नोलॉजी भी एडवांसमेंट हो रही है, एंड सबको मिलके इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में काम करना है। और इससे डरने से अच्छा क्या है, इसके बारे में हम अवेयर हो जाएँ, इसके बारे में हम जान लें, तो उसको हम कॉन्टेक्ट। डॉक्टर मनोज, जब हम बात करेंगे जो अभी करंट कन्फ्लिक्ट है इज़राइल का, ईरान का, अब इज़राइल ने कुवैत और बाकी कंट्री पे भी डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया है, इसमें ड्रोन का कहाँ तक, और आपकी जो समझ है उसके अनुसार क्या होने वाला है, क्या होगा? आई थिंक मैंने बोला भी पहले भी पॉडकास्ट में, एवरी वॉर और एनीथिंग विच यू डू इट हैज़ टू हैव ए ऑब्जेक्टिव, है ना। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम लार्जर ऑडियंस को समझा पाएँ, इस कॉम्प्लेक्स नॉलेज को एक सरल तरीके से लोगों तक। आपकी जो जानकारी है सरल शब्दों में पूरे देश विदेश में सभी को जानकारी मिल सके, है ना। तो ये इसका टारगेट। सेम वे अगर इजराइल लड़ाई कर रहा है, या यूक्रेन या फिर रशिया में लड़ाई हो रही है, द ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी क्लियर।
आप युद्ध को इतने दिनों तक खींच के नहीं रख सकते, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे war is not good for anybody, any country. For a civilization it is not there. To build a particular building, you require so much of effort in building, and with a single second everything get collapsed, right? So युद्ध को drones, again आप इसको, that's why I keep telling कि आप drone को as a deterrence यूज़ करिए, इसको आप इतना आम मत करिए कि ये डिस्ट्रक्शन का पार्ट बन जाए। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, डिटरेंस का काम करे, Just like a nuclear power. या समथिंग लाइक दैट। सो बिकम सो पावरफुल इन टू ड्रोन वॉरफेयर कि सामने वाला सोचे 50 बार कि इन पर हम ड्रोन से हमला करें नहीं करें, बिकॉज दे आर सो पावरफुल इन टू दिस डोमेन। एक और, अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से, रसिया से, इजराइल से, चाइना से, तो भारत ड्रोन टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़ा होता है? थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आपने बड़े बड़े देशों का नाम ले लिया है, विकसित देश कहते हैं। हमें लगता है, और मुझे तो बहुत ही अंदर से, और विद माय एक्सपीरियंस ऑफ ए डेकेड इनटू ड्रोन वॉरफेयर एंड ऑल, आई थिंक हम पीछे तो नहीं हैं किसी से, हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं इस एंगल में। एंड बट हमें अंदर से एक पता है कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है हम लोग, हमारा कोई विचार नहीं है हम किसी कंट्री पे आक्रमण करें और फिर उसको कब्जा करें उसके ऊपर, या फिर एक वॉर लाइक सिनेरियो बना के रखें अपने कॉन्टिनेंट में। ऐसा हमारे देश का कभी भी विचार नहीं रहा है। बट हमें एक चीज़ क्लियर है कि हम पे कोई अगर हमला करेगा, कोई हम पे अटैक करेगा, हम उसको नहीं छोड़ने वाले। तो उस एंगल में बहुत आगे हैं हम। इथिकल यूज़ ऑफ ड्रोन जिससे डिसआर्मामेंट हो जाए, उसमें हम बहुत आगे लोगों से। That's a very matured statement by a young veteran like you. I think the audience must applaud this. And अगर हम इसकी ड्रोन के हम मिलिट्री यूज़ की बात कर रहे हैं, which you had been part of so far in the last phase of your career, and now you are continuously involved with the same project outside world also. मिलिट्री के अलावा हम ड्रोन का यूज़ तो सिविलियन यूज़ में हम काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। हाउ इज़ स्वार्म ड्रोन यूजफुल इन अ सिविलियन यूज़ केस फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिविलाइजेशन? ओके, ये मेरे बहुत ही नज़दीक का टॉपिक है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव जो भी मिलिट्री चीज़ों को यूज़ करती है वो पहले करती है, और उसके बाद सिविल यूज़ केसेस इतने बढ़ते जाते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, माइक्रोवेव हो गई या कोई भी आप टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले वो मिलिट्री यूज़ करती है, देन इट कम टू द सिविल। जो इमीडिएट मेरे को दर्द भी होता है, जो हमें इमीडिएटली कर लेना चाहिए स्वार्म ड्रोन से, एंड गवर्नमेंट को इमीडिएटली फंड करना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को। अभी इतने सारे फ्लड हुए, उत्तराखंड में हुए, हिमाचल में हुए, बिहार में, पंजाब में, हर जगह लैंडलॉक हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का, गांव का, शहर का, कुछ लोगों का। इन ड्रोन्स को हम स्वार्म ड्रोन्स को ही उनको फूड पैकेट्स भेजने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बॉम्बिंग करने के लिए टारगेट चाहिए, तो आप बॉम्ब की जगह उसके अंदर एक खाने 1 किलो का खाना दे दीजिए। वो जाके गांव में घूमेंगे, गांव में देखेंगे कहाँ लोग ज़्यादा खड़े हुए हैं, उनके पिन पॉइंट जाके उनके हाथ में खाना देख जाएंगे। अगर आप ये कर पा रहे हो, सो इससे अच्छा और क्या होगा? आपका खाना वेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज आप तो मिलिट्री से आपको समझ आता होगा, बड़े बड़े जहाज़ों से खाना गिरा जाता है जिसमें 20% ही लोगों तक पहुंच पाता है, क्योंकि जब वो ऊपर से गिरता है विद द ट्रैजेक्टरी, इट फाइनली लॉस डाउन टू, काफ़ी उसमें डैमेज होता है और काफ़ी व्यस्त हो जाता है। सो इट इज़ ए पिन पॉइंट डिलीवरी। अगर मुझे 1 लीटर दूध देना है किसी को, मैं 1 लीटर जाके, लेट्स से विकास को मुझे 1 लीटर दूध देना है गाँव में, तो मैं वो दे सकता हूँ। ये कैपेबिलिटी है स्वार्म की। सो अगर हम उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये टेक्नोलॉजी भी मैच्योर होगी, हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। एंड मैं गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इन ऐसे फंड स्टार्टअप्स को, ऐसे चैलेंजेस को प्लीज़ फंड करिए, सो दैट पीपल डेवलप इनटू इट, बिकॉज एवरीथिंग कम विद मनी। डू दिस सो दैट वी कम टू अ लेवल वेयर वी कैन यूटिलाइज इट। दिस इज द फ्लड रिलीफ केस। और कोई यूज़र केस बताइए। बहुत सारी यूज़र केसेस हैं इनके, जैसे आप फैक्ट्री की बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, आप उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आजकल वॉश ड्रोन भी आने वाले हैं, आपकी जो गाड़ियाँ होती हैं या फिर आपकी रेल्स की बोगीज़ होती हैं, उनको आप वॉश कर सकते हैं। फायर सेफ्टी में अभी मैं थोड़े दिन पहले यशोभूमि में एक प्रोग्राम एज ए स्पीकर गया हुआ था, वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट था। फायर सेफ्टी में इतने बंदों को इतना टाइम लगता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, 24 माला की बिल्डिंग या 40 माला की बिल्डिंग में पहुँचने में फायर सेफ्टी को टाइम लगता है। आप ड्रोन में भेजिए फनल को, आप पिन पॉइंट टारगेट करके लोगों को सेव कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, आप ऑप्स गलवान में भी थे और ऑप्स बालाकोट में भी, उसका अनुभव? दोनों बहुत ही आई वुड से एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। दोनों केस में
हम लोगों ने दुश्मन के अंदर घुस के और अपना स्टैंड हमने बता दिया था कि हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ अगर टेररिस्ट एक्टिविटी आप हमारे देश के अंदर आके करेंगे, हम उसे एक्ट ऑफ ए वॉर मानेंगे और हम अंदर घुस के आपको मारेंगे। दोनों सिनेरियो में मैं फील्ड यूनिट में ही पोस्टेड था, मैं नाम नहीं लूँगा उस जगह का। दोनों यूनिट्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट दिन में 24-24 घंटे हम लोगों ने काम किया एंड जो भी हमारे साइड से जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई थी हमने वो अनेबल किया एंड रिज़ल्ट देश के सामने है दोनों केसेस में। एक तरफ हमारी तरफ चाइना था जिसको बहुत बड़ा जाइंट बोला जाता है, बट अभी आप देख रहे होंगे करंटली दे आर वर्किंग विद अस ऑन टेबल इन दिस गवर्नमेंट ऑन दिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। एंड दूसरे टाइप पे तो आप देश का नाम मैं बार बार लेना भी नहीं चाहूँगा, जरूरत भी नहीं है, वो कहीं खड़ा नहीं होता। सो हमने पहले भी किया, दोबारा भी किया एंड आई थिंक दोबारा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पे। So, I mean, it's a boon. They give us the platform for experimentation and proving ourselves that yes. आई टोल्ड अभी मैंने बताया था ना हमें एक्सपोर्ट का मौका मिल रहा है। Yes, and the world is witnessing कि नहीं you are proving it as well. So आपके आइटम सही है। Live testing चल Live हम test kit, वैसे भी correct. टेस्ट करते हैं हम, गोला बारूद सब तो हमें फ्री में टेस्ट हो गया। अब अगली बात करेंगे ऑफ सिंदूर के ऊपर, क्योंकि अभी आपने जून में ही एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिए और उसका अनुभव एक तो बहुत अचानक था बिकॉज चीज़ें इतनी जल्दी डेवलप हुई, बट जो कहा जाता है कि अगर आपने अपनी ट्रेनिंग अच्छी करी है, आपने अपने अपने जो भी औजार हैं उनको आप जानते हैं, अपने हथियारों को आप जानते हैं, तो आप आज लड़ाई करा लीजिए कल करा लीजिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका विल क्लियर है कि आप कर किस ले रहे हैं। आप मानवता के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। सो ऑप सिंदूर भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था। बहुत जल्दी हुआ, बट जितना जल्दी हुआ उतना जल्दी ख़त्म हुआ, खत्म भी जल्दी हो गया। और इतने ही आउटपुट के साथ ख़त्म हुआ। रेदर देन जो देश है उसके बारे में फिर मैं नाम नहीं लूँगा, उसका कोई बात करने का उसका आप नाम लेने लायक भी नहीं समझते उसको। औचित्य नहीं है, क्या लेना नाम, है ना। हमेशा आप एज ए कंट्री यू शुड लुक फॉरवर्ड, आपको आगे देखना चाहिए, राइट। जिस देश का काम ही कुछ लोगों को मार के या निर्जल या फिर विधवा औरतों पे हाथ उठा के या औरतों को मार के काम चल रहा है, तो क्या नाम लेना है ऐसे देश का। हमने अच्छा काम किया और हम आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा एक पोस्चर है जो हमने उनको दिखा दिया, ये हमारी एक जिम्मेदारी है जो हम उनको बता दिया कि अब ऐसे नहीं चलेगा और ये होता रहेगा। डॉक्टर मनोज, एक सवाल, जो मुल्ला मुनीर है 4 स्टार जनरल, जो युद्ध हारने के बाद, मैं बात करूं तो जब युद्ध चल रहा था तो बिल में छुप के बैठा हुआ था और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, तो उसका कहना था कि स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि जामनगर में रिफाइनरी हमारे निशाने पे है, तो इसको कहाँ तक आप सच मानते हैं? अगेन फिर आपने नाम ले लिया उस कंट्री एंड कंट्री के जनरल का। ऑल द बीइंग मिलिट्री वी रिस्पेक्ट द रैंक्स एंड ऑल, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज रैंक्स, बट आई थिंक ये सवाल मेरे से पहले भी किसी ने पूछा था। मैं तो इस बात पे हंसी देता हूँ बिकॉज आपको लग रहा है कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सुपर पावर हमारा देश, हमें ये नहीं पता रिफाइनरी कहाँ पर है हमारे यहाँ। हमें ये नहीं पता कि जामनगर में एक रिफाइनरी है जो इंडिया को नहीं वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रही है ऑयल, और उसको हम सेव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो जनरल साहब हैं उनको थोड़ी सी तो वॉर टैक्टिक्स समझनी पड़ेंगी, अकल भी होनी चाहिए। अकल तो खैर पूरे देश में ही नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर उनको ये समझ आती है तो एक तरीका मुझे जो समझ आया, जो उन्होंने ऑप सिंदूर में भी किया, वो सपनों में ज़रूर अटैक कर सकते हैं और खुश हो सकते हैं। कंटिन्यूसली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है स्वाम्स एंड ये, तो इसमें हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं? व्हाट इज़ द इमीडिएट फ्यूचर एंड व्हाट इज़ द I mean ultimate future for the drones? I think immediate future is that we build our capability to a level that we are not only able to deter, but we are able to show that posture of power. That is the immediate goal. I think we should able to achieve it, and the ultimate and the larger goal is to make it more ethical in nature, where you utilizing this high-end technology for the betterment of humankind. अगर मानवता की हम इन टेक्नोलॉजी से कुछ फ़ायदा कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं, तो आई थिंक वही एक किसी टेक्नोलॉजी का या किसी टेक्नोलॉजी के लर्नर का अल्टीमेट गोल होना चाहिए, या फिर हमारे देश का तो वही गोल है। कैसे हम पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को एक बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो कैसे हम देश को, पूरे देश को एक बना सकें और इस टेक्नोलॉजी से
एक दूसरे की मदद कर सकें, वही हमारा अल्टीमेट एम है। You being the advocate of swarm drone and swarm drone technology, how do you see future procurements of say fifth generation fighter aircraft vis-a-vis development of drone battalion, drone capability? Where should we put more thrust on or investment as a country? Since I will be a bit biased on this, reason being I'm a good time advocate of unmanned warfare, because till the time you can keep humans out of a war, it is always better, right? The moment human involved, you have seen what has happened during the recent conflict when our brave wing commander was captured or POW by the adversary. So जितना हम human को war से दूर रख सके इतना ही अच्छा है. However, I also feel it that ये टेक्नोलॉजी है, आप रातों रात चेंज नहीं रिप्लेस कर सकते, ये हमें हैंड टू हैंड चलना पड़ेगा. Slowly then we have to definitely, my appreciation is that we can keep 70 of unmanned and 30 of manned platform in future, but currently it is going hand to hand. There's something called MUMT, man unmanned teaming, which is very I'm a great learner. I want to learning every day how we can club both this platform together and deliver the final objective of war, or let's say nation objective. तो डॉक्टर मनोज, स्वाम से तो इंडिया अपने आप को बचा ही लेगा, बट देर आर स्वाम ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम आवर साइड विच यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ. Okay. सो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर एक लाइन में बयां करना हो तो क्या है? ये काफ़ी अंदर से निकलेगा, देश की सेवा करना. डॉक्टर मनोज, ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत को वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए क्या करना होगा? अडॉप्शन, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा हमें. कभी हार मत मानो, ये लाइन सुनते ही आपको ज़िंदगी का कौन सा पल याद आता है? आई थिंक जब ऑप सिंदूर चल रहा था, हम कुछ कर रहे थे वहाँ पे, उस टाइम ये मेरे दिमाग में आया था. ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की क्या भूमिका रही? बहुत ज़्यादा भूमिका रही एंड हमने काफ़ी कुछ काम किया. युवा पीढ़ी को ड्रोन से जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इसके पीछे लग जाओ, यही फ्यूचर है एंड बहुत जल्दी सीख जाओगे. प्रधानमंत्री मोदी को आप कोई एक लाइन में संदेश देना चाहें? प्लीज़ फंड दिस स्टार्टअप्स. आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में जितना पैसा पंप अप कर सकते हैं प्लीज़ करिए, ये फ्यूचर है देश का. If you have to select between a drone and a fighter aircraft, which one will you select? दिस गोज़ विदाउट सेइंग अनमैन. जहाँ भी इंसान नहीं जा सकता, टेक्नोलॉजी जा सकती है, हमें भेजना चाहिए. डॉक्टर मनोज, आपका ड्रोन अगर सेल्फी मोड में आ जाए आप क्या करेंगे? पता नहीं, फ़ोटो खींचेगा वो. वायुसेना के दिनों की सबसे यादगार स्मृति? आई थिंक जब मुझे इस देशव्यापी प्रोग्राम को लीड करने के लिए बुलाया गया था या कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया गया था, वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए. आप बेहतर ड्राइवर किसके हैं, कार के या ड्रोन के? गोज़ विदाउट सेइंग फॉर ड्रोन. अगर आज फिर से कैरियर चुनना पड़े एज अ एयरफोर्स ऑफिसर और एज अ सिविलियन ड्रोन पायलट, व्हाट विल यू चूज? आई थिंक फर्स्ट. एज एन एयरफोर्स ऑफिसर? यस. अगर शादी में ड्रोन को बाराती बना दे, क्या होगा शादी का? फ़ोटो खींच रहा होगा या डांस कर रहा होगा मेरे ख्याल से. Thank you, Dr. Manoj, for being so sporty and participative in this podcast. I mean, we are fortunate enough to have you in this field, who has the diverse background, not only as a defense officer, as well as the future technology expert as well. So we are grateful that you took time from your busy schedule and paid visit to us. And I think this lecture and this podcast will be helpful to our audience and motivate them towards not only joining the Indian Air Force, also exposing them to the various aspects of the Defense Air Force, also motivate them to invest their time, energy into the cutting edge technology of drone. Thank you so much, Dr. Thank you very much to both of you to have me here and let me understand थोड़ा बहुत जो भी मैं अपनी नॉलेज को या फिर देशवासियों को बता पाया हूँ मैं, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ एंड धन्यवाद. थैंक यू. डॉक्टर मनोज, आपकी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत न केवल वायुसेना को फ़ायदा मिला, भविष्य में इसका व्यावसायिक फ़ायदा भारत को और स्टार्टअप में मिलेगा. और आपके अनुभव चाहे वो गलवान में थे, बालाकोट में थे और ऑप सिंदूर में, जिसको आज हमने आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को, दुनिया को बताया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार आपका.
मेरा धन्यवाद।